Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the topic of law of independent assortment, in which we will discuss about the dihybrid cross. This is basically the cross that enabled Mendel to reach the conclusion that the alleles can assort independently from one another, which means that if a gene pair is studied with another counterpart, then the alleles of both of the genes can assort independently without affecting the segregation or without changing their parental combinations as well. इसके अंदर हमने यही डिस्कशन करनी है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इसका बेसिक अजप्शन या स्टेटमेंट क्या है, या किस तरह से दो जीन्स अगर वर्किंग में हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं बगैर इसके बजाय एक दूसरे को अफेक्ट करने के या उनके कम्बिनेशंस को चेंज करने के। तो न्यू कम्बिनेशंस भी यहाँ पर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं when the two contrasting pair of traits are studied in the same cross simultaneously, then the cross is known as a dihybrid cross। यानी जब दो contrasting pair of trait यानी दो ट्रेट आप सेम क्रॉस के अंदर डिस्कस करते हैं तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। फॉर्मली जब हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से पहले जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस किया था तो हमने यही बात की थी कि जब मेंडल ने थॉरली हर एक ट्रेट को देख लिया कि कोई से भी जो ट्रेड्स हैं जब वो साइमल्टेनियसली वर्किंग कर रहे थे तो वो इंडिपेंडेंटली जो है ना वर्किंग कर रहे थे। यानी अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप एक ही क्रॉस के अंदर दो डिफरेंट अलील्स की डिस्कशन करते हैं कि जब एक ही क्रॉस के अंदर हम कहते हैं कि टू ट्रेड्स को डिस्कस किया जाए और उन दोनों ट्रेड्स के अलील्स को डिस्कस किया जाए जो कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता है। लाइक हम बात कर रहे हैं कि सीड शेप और सीड कलर को अगर एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में डिस्कस किया जाए तो फिर क्या होगा। यूजुअली ये चीज़ तो देखी जाती है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी हमने ये चीज़ देखा था कि सीड शेप जो है वो राउंड या रिंकल हो सकती है ऑब्वियसली कि दोनों में से कोई भी एक होगी। तो बिल्कुल इसी तरह सीड कलर जो है वो या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं या मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो बेसिकली मेंडल ने क्रॉस करवाया था एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो प्लांट को एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन प्लांट के साथ। और इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस इस वजह से कहा जाता है बिकॉज अभी हमने स्टार्टिंग में ही ये बात की है व्हेन द टू डिफरेंट traits are studied in the same cross that is known as dihybrid cross। ठीक है कि दो डिफरेंट ट्रेट हैं जैसे सीड शेप और सीड कलर, लेकिन आप सेम क्रॉस में इसको पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अब F1 जनरेशन जो थी वो तो सारे ही डाईहाइब्रिड थे, राउंड और येलो थे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों कलर या शेप जो है वो डोमिनेंस में आती है, यानी राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं F1 जनरेशन की कि F1 इंटू F1 इज़ इक्वल टू F2 की प्रोजेनी की अगर आप बात करते हैं तो ना सिर्फ आपको पेरेंटल कम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं यानी राउंड येलो रिंकल ग्रीन, बल्कि आपको न्यू कम्बिनेशन भी देखने को मिलता है राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज जहाँ पे क्लियर कट 9:3:3:1 की फिनोटाइप आती है। तो अपेरेंस जब F2 प्रोजेनी के अंदर एक न्यू अपेरेंस आती है तो इससे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे रिशफलिंग ऑफ अलील्स हुई होगी, या हम यूँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जीन्स एक दूसरे के साथ शफलिंग में जो है ना इन्वॉल्व हुए होंगे, तब जाके ये चीज़ सामने आती है। सो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो बेसिक्स थी वो ये थी कि अलील्स जो है ना किसी भी जीन के अंदर जो दो अलील्स हैं, ठीक है, कि अलील चाहे सीड कलर का है या शेप का है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं है कि वो हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रहेंगे। यानी ये ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं हो सकता कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ रहे, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहे। हर एक के पास इक्वल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी मूव कर सकता है, वो स्मॉल वाई के साथ भी मूव कर सकता है। यानी उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो कैपिटल वाई के साथ जो है मूव करे पेयर बना के, या स्मॉल वाई के साथ पेयर बना के मूव करे। इसी तरह हम ये कहते हैं कि स्मॉल आर जो है उसके पास भी इक्वल प्रोबेबिलिटी इक्वल चांस है कि वो स्मॉल आर या स्मॉल वाई या कैपिटल वाई के साथ मूव करता है। यानी आपके पास पेरेंटल कम्बिनेशन तो है कैपिटल आर और कैपिटल वाई का, स्मॉल आर स्मॉल वाई का, लेकिन न्यू कम्बिनेशन भी बन सकता है यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई का कम्बिनेशन बन सकता है और इसकी रेशो बिल्कुल इक्वल है, यानी 1:1:1:1। ठीक है, इसको हम इंडिपेंडेंटली बात करें कि ये रैंडम फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, जिसमें फिनोटाइप आपके पास 9:3:1 आती है। ठीक है, सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉर्मुलेट किया गया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहते हैं, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस देन द एलील्स ऑफ वन कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमीट्स। ठीक है, यानी जब आप दो ट्रेड्स को सेम क्रॉस के अंदर डिस्कस करेंगे, दो डिफरेंट ट्रेड हैं, देखिए सीड शेप और कलर डिफरेंट चीज़ें हैं ना, लेकिन अगर इनको सेम क्रॉस के अंदर डिस्कस किया जाएगा तो किसी का भी अलील किसी भी कम्बिनेशन के अंदर इंडिपेंडेंटली जा सकता है। ठीक है, यानी अलील्स ऑफ वन पेयर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली दैन द अलील्स ऑफ अनदर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील जो है एक गेमीट की वो दूसरे पर इफेक्ट नहीं करती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सीड शेप की और प्लस हम बात करते हैं सीड कलर की, ठीक है, तो अगर हम सीड कलर की बात कर लेते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि सीड शेप के जितने भी अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे कम्बिनेशंस में, और सीड कलर के जो जीन्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। इनकी जो मूवमेंट है उस पर कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी अलील की मूवमेंट पर शेप का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी वर्किंग के अंदर इंडिपेंडेंट है और ये अपनी वर्किंग के अंदर इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंटल कम्बिनेशन तो आ सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई का, स्मॉल आर स्मॉल वाई का, लेकिन एक न्यू कम्बिनेशन भी आ सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसके अलावा कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई ना, और कैपिटल आर स्मॉल वाई का। ठीक है, यानी कि ये दो न्यू कम्बिनेशन भी आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब है। अब हम यहाँ पे ये बात करें कि अगर राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को आपस में क्रॉस करवाया जाए, ठीक है, अब ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव हैं। जब F1 प्रोजनी आएगी तो वो राउंड और येलो हो जाएगी, क्योंकि राउंड शेप भी कैपिटल से हमने यहाँ पे शो किया, यानी वो डोमिनेंट है, और वाई कैपिटल वाई यानी येलो कलर भी डोमिनेंट। तो येलो और राउंड डोमिनेंट होने की वजह से F1 में सिर्फ वही अपीयर होंगे। लेकिन जब F1 प्रोजनी का क्रॉस करवाया जाएगा तो कम्बिनेशन में अलील्स अब किस तरह से कंबाइन कर गए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, पेरेंटल कम्बिनेशन है, स्मॉल आर स्मॉल वाई पेरेंटल कम्बिनेशन है। ये न्यू कम्बिनेशन आपके पास मौजूद है, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब ये न्यू कम्बिनेशन मौजूद है, तो हमने क्या करना है कि एक पेयर को आप यानी अलील को इस तरह से रख लें, एक अलील के पेयर्स को आप इस तरह से रख लें, मल्टीप्लाई करते जाएं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, जाहिर सी बात है पहले राउंड तो कैपिटल आर, फिर उसके बाद येलो कैपिटल वाई, बिल्कुल इसी तरह अब हमने एक कम्बिनेशन लिया है तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये स्मॉल आर पड़ा हुआ है। तो ये सारे जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म के कम्बिनेशन निकलते हैं कि राउंड और येलो, ये जितने भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, सॉरी, जो कम्बिनेशंस आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कम्बिनेशन जो हैं राउंड और येलो के कम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल राउंड नज़र आ रहा है और कैपिटल वाई भी इनके अंदर है, तो राउंड और येलो कम्बिनेशंस हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको राउंड और ग्रीन, ये जितने भी आपको ये कम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं ये सारे राउंड और ग्रीन के कम्बिनेशन है, क्योंकि राउंड है लेकिन स्मॉल वाई होने की वजह से ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है। ठीक है, रिंकल और वाइट का कम्बिनेशन, अब रिंकल जो है, सॉरी, रिंकल और येलो का कम्बिनेशन हम शो कर रहे हैं। रिंकल कैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल आर की वजह से रिंकल आया है, लेकिन क्योंकि कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वाई इन सब के अंदर मौजूद है तो ये येलो कलर शो कर रहा है, यानी स्मॉल आर की वजह से रिंकल, लेकिन कैपिटल येलो क्योंकि सब के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे जो है ना ये येलो कलर ही शो होगा। और ये अगेन एक पेरेंटल कम्बिनेशन स्मॉल आर और स्मॉल वाई का। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास राउंड जो है ना येलो का कम्बिनेशन है तो फिर आपके पास ये सिचुएशन है 9 वाली। अगर आपके पास राउंड और ग्रीन की कम्बिनेशन है फिर 3, ठीक है, फिर रिंकल येलो 3 कम्बिनेशन, और फिर उसके बाद रिंकल ग्रीन 1 कम्बिनेशन। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो आपके पास ये भी पेरेंटल कम्बिनेशन है, ठीक है, ये भी पेरेंटल कम्बिनेशन है। ये जो दोनों न्यू हम बात कर रहे हैं ना इनकी, ये हमारे पास हैं न्यू कम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट टाइप्स, ठीक है, यानी ये आपके पास एक वैरायटी आई है। इस चीज़ की बेस पर हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3:3 की बेस पे, यानी राउंड और ग्रीन, रिंकल और येलो
तो अब ये जो रेशो है ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रोडक्ट रूल की वजह से। प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है? चांस ऑफ इवेंट टू अकर, यानी जिसको मौका मिलेगा वो ही उसके अंदर शफल कर जाएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि जब हमने सीड शेप की इनहेरिटेंस पढ़ी थी तो F2 में हमारे पास रेशो आई थी 3:1, यानी 3 राउंड थे और 1 क्या था? रिंकल था। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से जो है ना ये सेपरेट इवेंट्स में वर्किंग कर रहे थे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि कलर के लिए था, ठीक है, तो येलो जो है ना वो 3/4 था और ग्रीन 1/4 था, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे अपनी शेप के लिए या अपने कलर के लिए। ठीक है, ये शेप के लिए वर्किंग कर रहे थे, ये कलर के लिए वर्किंग कर रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे अगर आप उनको साइमल्टेनियसली एक ही क्रॉस में ले आएंगे तो ऑब्वियसली वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पे शेप और कलर दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रही हैं। तो हम ये बात करते हैं कि दोनों की जो जॉइंट फिनोटिपिक कम्बिनेशन है, यानी द रेशो ऑफ जॉइंट फिनोटिपिक कम्बिनेशन, ये कैसे ऑब्टेन होगी? बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फिनोटाइप्स, यानी ये जो इंडिविजुअल है इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर ही जॉइंट के बराबर है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है ना शेप के सेग्रीगेशन को देखा, वो सेपरेट मतलब दो कम्बिनेशन आए। ठीक है, एक राउंड में हमारे पास कम्बिनेशन आया और इसके अलावा हमारे पास जो है वो रिंकल के अंदर कम्बिनेशन भी आया। अब ये हमारे पास क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक ट्रेड को डिस्कस किया जा रहा था। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक और मोनो हाइब्रिड है जहाँ पे कलर को डिस्कस किया जा रहा है कि कलर जो है वो या तो येलो हो सकता है या फिर कलर जो है वो ग्रीन हो सकता है। ठीक है, ये अगेन क्रॉस हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो डाई हाइब्रिड है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों कंडीशंस को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ये भी आपके पास 3:1 आया, जिससे ये चीज़ पता चली कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, ये भी आपके पास 3:1 आया, जिससे आपको ये चीज़ पता चली कि येलो जो है वो डोमिनेंट है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 9:3:3:1 आई है ना, ये प्रोडक्ट रूल की वजह से आई है। प्रोडक्ट रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इवेंट 1 वाली रेशो इवेंट 2 वाली रेशो को आप मल्टीप्लाई करना, ज़ाहिर सी बात है दो का प्रोडक्ट लेना है तो तभी आपके पास रेशो आएगी। सो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी राउंड और येलो की वो कितनी थी? हमारे पास 9 पेरेंटल कम्बिनेशन बन गया। ठीक है, राउंड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमने देखी, ये 3 बन गया, फिर रिंकल येलो की ये 3 वाला बन गया, फिर रिंकल ग्रीन की ये। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों कम्बिनेशन तो क्या थे? पेरेंटल थे, और ये जो दो न्यू कम्बिनेशन आपके पास बनी है यही चीज़ रिकम्बिनेंट है, यही प्रोबेबिलिटी या चांस इवेंट है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जीन्स की जहाँ तक बात है तो जीन तो बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर एक ख़ास लोकस पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम का कम्बिनेशन है, या इसको थोड़ा सा अगर हम नीटली ड्रॉ करें कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पोजीशन है, ठीक है, जिस पर मैंने लाइन लगाई है, ये आपको शो कर रहा है शेप के लिए, या हम कहते हैं कि कलर के लिए जीन जहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हर क्रोमोसोम के ऊपर एक ख़ास लोकस या लोकेशन होती है जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन तब पॉसिबल है जब क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन की तभी पॉसिबल है ना जब ये यहाँ से सेपरेट हो जाए, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाए, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाए। ठीक है, तो जीन की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब पॉसिबल होती है जब पहली बात के क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। ठीक है, और जितने भी जीन्स, ये बात आपने याद रखनी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर अगर जीन एक दूसरे के साथ साथ पड़े हैं तो वो लिंकेज में होंगे, यानी कि ये हमने बात की है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम ये बात कर रहे हैं कि जो जीन्स यहाँ से लेकर यहाँ के कम्बिनेशन में पड़े होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब पड़े हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉट्स जो हैं वो जीन को रिप्रेजेंट करें, तो हम ये कह रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जीन जो एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब पड़े होते हैं उनको हम नाम देते हैं कि ये हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लिंक में पड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
तो उनको लिंक्ड जीन या लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जो एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं या जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, लिंक्ड जीन हमेशा जो है वो लिंकेज में ही जाएंगे। ये सारे के सारे, ये पूरे का पूरा सेगमेंट जो है वो किसी और क्रोमोसोम के ऊपर चला जाएगा। लिंकेज जीन कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, सिर्फ वो वाले जीन फॉलो करेंगे जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं, ठीक है। यानी जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर सकते हैं। पहली बात, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये सिर्फ वो जीन शो करेंगे जिनके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है या फिर एक ही क्रोमोसोम पर वो बहुत डिफरेंट पोजीशन में पड़े हैं। लाइक एक जीन जहाँ पर पड़ा है तो दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक जीन क्या है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, ये भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर पड़े होंगे तो वो एक साथ ही जो है जाएंगे, कम्बिनेशन में ही जाएंगे, और यहाँ पर अगर पड़े हुए हैं तो वो भी कम्बिनेशन में ही जाएंगे। अगेन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमने इस पैराग्राफ में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आप ये बात करते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम पर जीन का एक ख़ास लोकस होता है, एक लोकेशन है, ठीक है, यानी जीन की पोजीशन है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अ जीन तो तब पॉसिबल है जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन्स लिंकेज में पड़े हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम लिंकेज ग्रुप कहेंगे, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते। सिर्फ वो ट्रेट या उनकी जीन अलील असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होती हैं, या इवन सेम क्रोमोसोम पर वो डिफरेंट लोकेशंस की तरफ होती हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े होते हैं, तो तभी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि वो एक दूसरे से दूर दूर पड़े होंगे, फार अवे पड़े होंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ये मतलब है, ये कंक्लूजन है। फिर मेंडल ने जो अपनी वर्किंग थी ये सारी बर्न सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंसेज इनको दी, 1865 में अपनी वर्किंग सारी कंप्लीट करके दी, और जो नेक्स्ट ईयर का प्रोसीडिंग था यानी जर्नल था उसमें 1866 में ये चीज़ पब्लिश हो गई और क्लासिकल जेनेटिक्स की फाउंडेशन लग गई, ठीक है जी। क्लासिकल जेनेटिक्स एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन 34 ईयर्स तक इस चीज़ को निगलेक्ट किया जाता रहा, ऑब्वियसली कि वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम में। फिर 1900 में जब दोबारा यही चीज़ें रिकाउंसिल की गई, दोबारा इन चीज़ों को कंसिडर किया गया आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, तो कुछ साइंटिस्ट जैसे कॉरेंस डिवेरिस और टैकर मैक जो था, टैकर मैक, इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये वर्किंग की, यानी इन्होंने अपने अपने जो है ना क्राइटेरियाज के ऊपर मेंडल के लॉज को प्रूव किया, ठीक है, अपनी फाइंडिंग्स दी, तो तब इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मेंडल की जो वर्किंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, या मेंडल ने बहुत ही एक आप कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का जो है वो काम किया। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगेन मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता देती हूँ, एक समरी बता देती हूँ इसकी, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है जब दो ट्रेड साइमल्टेनियसली आप एक ही क्रॉस के अंदर स्टडी करते हैं, यानी सीड शेप, सीड कलर, तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऑब्वियसली कि F1 के अंदर तो आपको एक ही राउंड येलो का कम्बिनेशन नज़र आएगा क्योंकि वह डोमिनेंट है, लेकिन F2 में आपके पास कम्बिनेशन क्या होंगे कि दो आपके पास पेरेंटल कम्बिनेशन आते हैं, ठीक है, 9 और 1 वाला, और दो आपके पास न्यू कम्बिनेशन आते हैं 3:3 वाला, जो ये शो करता है कि जो कम्बिनेशन है वो राउंड ग्रीन और रिंकल येलो भी हो सकता है, यानी हर एक अलील के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी भी कम्बिनेशन में आ सकता है। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के जीन पेयर बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी पेरेंटल है, कैपिटल आर स्मॉल वाई न्यू कम्बिनेशन, स्मॉल आर कैपिटल वाई न्यू कम्बिनेशन, और स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल कम्बिनेशन। और फिनोटाइप क्या होगी, 9:3:1 की फिनोटाइप। और यही चीज़ हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी बात की है, व्हेन टू को एग्जिस्टिंग, यानी जब आप एक ही क्रॉस के अंदर दो डिफरेंट ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं तो उन दोनों के लिए इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि शेप के जो अलील हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या वो असरअंदाज नहीं करेंगे दूसरे को। इसी तरह जो कलर के जीन हैं वो आसानी से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, वो शेप वाले को नहीं छेड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि चांस ऑफ इवेंट ओकर, यानी कोई भी रैंडमली मूव कर सकता है। तो जब हमने ये बात की कि इंडिपेंडेंट अगर आप देखते हैं इंडिपेंडेंटली इनको वर्किंग देखते हैं, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब शेप में भी 3:1 आई थी और कलर में भी 3:1 आई थी, इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली क्रॉस को जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल के थ्रू हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, यानी आप ये बात करते हैं कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी। और फिर एंड पर हमने एक और चीज़ भी क्लियर की है कि जीन लोकस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए
कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन्स एक दूसरे के साथ साथ पड़े होंगे, क्लोज पड़े होंगे, तो वो लिंकेज ग्रुप होगा, लिंक्ड जीन्स होंगे। और लिंक्ड जीन कभी भी इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट नहीं करते, सिर्फ वो जीन इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट करेगा जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो, यानी एक यहाँ पर हो, ठीक है, और दूसरा इसका काउंटर पार्ट सेम जीन यहाँ पर हो। तो ये क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट करेगा, या एटलीस्ट एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर पड़े होंगे। अब ये यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये यहाँ से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जीन्स इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट कर सकते हैं, या फिर एक ही क्रोमोसोम पर बहुत फार अवे, बहुत दूर पड़े हुए जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ से आपको एक डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहाँ से आपको डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो ये आप यहाँ तक जो है ना इसकी वर्किंग लिख सकते हैं, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट रूल। तो आप यहाँ से लेकर और इसको यहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है जस्ट। तो इसके अलावा आपको जो है हम एक और चीज़ यहाँ से एक आपने याद रखनी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल, 3 हो गए, और फोर्थ मैंने आपको बताया व्हाट इज़ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, और इन क्रॉसेस की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इस थ्योरी की समझ नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे थ्योरी की आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिकली आप कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है। इसके साथ ही यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, तो आपने ये स्टेटमेंट पहले लिख देनी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट, ठीक है। ये यहाँ तक जो है ना ये हो जाएगी इसकी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आपने आ जाना है एक्सप्लेनेशन में, जिसमें आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का जिक्र करेंगे, तो उनकी छोटी छोटी हेडिंग्स आपने बना के लिखते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है ना कम्बिनेशन जी गैमीट कम्बिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इस चीज़ को जो है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलील्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके साथ आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में आपने ये बात करनी है लिंकेज ग्रुप की, ठीक है, या लिंक्ड जीन्स की। आप यूँ हेडिंग दे सकते हैं, लिंक्ड जीन्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें 3 ही बातें उन्होंने बताई हैं। पहली बात यह है कि हर जीन के ख़ास लोकस होता है, सिर्फ वही जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं जिनके क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिर्फ वो जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे जो नॉन होमोलोगस होंगे, या फिर एक ही क्रोमोसोम पर बहुत दूर मौजूद होंगे, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि लिंक्ड जीन्स कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा पूरे के पूरे ग्रुप में एक साथ ही जाएंगे, और वो आपको पेरेंटल कम्बिनेशन ही देंगे, जिस चीज़ का सबूत ये है 9 वाला, ठीक है। तो ये आपके आज के लेक्चर का पार्ट था। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्यूरी। और इसके अलावा आप इस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पेसिफ़िकली इस क्रॉस की जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस। तो ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, तभी आपको इसकी समझ आएगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे ट्यून टू बायोकीट्स फॉर अपकमिंग lectures of genetics and related topics of biology as well. Wish you good luck.